कहता हूँ, मेरे को ऐसे लगता है जरूर इसमें है कि अगर सिविल वॉर तब अगर वहां के यूक्रेनियन वेस्ट जो है अगर वो लोग रिवोल्ट करते हैं, तो मुझे नहीं लगता है जिस प्रकार से लड़ाई गई है, जिस प्रकार से लोग रास्ते पर नहीं आए हैं, जिस प्रकार से उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है, क्योंकि मोस्टली जहां पे रशियन लैंग्वेज, ऑफकोर्स पिछले 15 साल से रशियन लैंग्वेज यूक्रेन के अंदर नहीं है, लेकिन आज की तारीख में पुतिन आज ही नहीं, मुझे लगता है अगले 15 साल तक कुछ नहीं होएगा। ये पूरा का पूरा जो यूक्रेन है ये रूस के नीचे ही रहेगा और उसके आगे भी चलता रहेगा। पुतिन ने बहुत बढ़िया चाल खेली है, मुझे ऐसे लगता है। सिंह साहब से एक रिएक्शन इस पर, वो इससे डिफर करते हैं, उसके बाद राजेंद्र साहब आ रही हूँ आपके। देखिए, हम जो समझ नहीं रहे कि ये लड़ाई सिर्फ पुतिन और ज़ेलेंस्की की नहीं है, ये एक यूरोप के अंदर एक लोकतांत्रिक देश की और एक ऑटोक्रेटिक सिस्टम की है। वो ऑटोक्रेटिक सिस्टम में चीन भी है, रूस भी है। वो लड़ाई इंडो पैसिफिक में भी है। अब हिंदुस्तान उसी में फंसता है, क्योंकि अगर हम लोकतांत्रिक जो मीटिंग होती हैं राष्ट्रपति बाइडेन ने की, फिर हम कहते हैं जी इंडो पैसिफिक में हम 4 डेमोक्रेसीज हैं, 4 लोकतांत्रिक देश हैं जो हाथ पकड़ रहे हैं, जापान, ऑस्ट्रेलिया। तो फिर अगर लोकतंत्र की हत्या होती है तो उसमें हिंदुस्तान चुप कब तक रहेगा? क्योंकि कल रात को जब सवाल पूछा प्रेसिडेंट बाइडेन से कि हिंदुस्तान का क्या रुख है, तो उन्होंने कुछ स्पष्ट जवाब नहीं दिया। बोले हम बातचीत कर रहे हैं, मीनिंग वो संतुष्ट नहीं है हिंदुस्तान के साथ। तो हिंदुस्तान फेंस के ऊपर बैठ सकता है, लेकिन इस नई लड़ाई में, नए शीतल युद्ध में, जो लड़ाई लोकतांत्रिक देश, खुले देश जिसमें लोगों को पूछ के सरकार बनती है या फौज के साथ मिलकर डंडे से सरकार चलानी है, इनमें लड़ाई है दोबारा। अब उसमें हिंदुस्तान को तय करना पड़ेगा कि आपने सिर्फ फेंस पे बैठ के चलना है या वो बड़े देश जिनके साथ अब आप दोस्ती लगाए हुए हैं। देखो, पिछले शीतल युद्ध में हम थोड़ा रूस की तरफ झुकते थे, सोवियत यूनियन की तरफ। हम अमेरिका की जो अब है उस तरफ थोड़े झुके हुए हैं। अब वो झुके रहने में हमें ये तकलीफ दे है, क्योंकि ये जीत हुई है फौज के साथ, ये एक प्रेसिडेंट, ये एक ऐसा नया असूल बन गया है जो हिंदुस्तान के नहीं ठीक, क्योंकि चीन कहीं भी घुस जाएगा, म्यांमार में घुस जाएगा, कल को भूटान में घुस जाएगा, तो फिर उसका क्या, नेपाल में घुस जाएगा, तो क्या कहेंगे आप उनको? तो उसका आप कहाँ किन देशों के खिलाफ चुप रहेंगे? हाँ, क्योंकि वो असूल बहुत जरूरी है। ठीक है, जल्दी से इस पर एक रिएक्शन आपका राजेंद्र साहब। जहां तक मेरी ओपिनियन की बात है, मैं समझता हूं कि वर्ल्ड ने जिस तरीके से रिस्पॉन्ड किया है अभी तक, इवन यूनाइटेड स्टेट्स ने और बाकियों ने भी जिस तरीके की सैंक्शंस लगाई हैं, उसमें भी काफी डिले कर दिया है। दैट इज पॉइंट नंबर 1। दूसरी, ये सैंक्शंस जो हैं ये माइल्ड सैंक्शंस हैं। कुछ एक्सपर्ट्स, इकोनॉमिक एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि ये सैंक्शंस पूरे हद तक नहीं जाती हैं। स्विफ्ट पेमेंट्स पर अभी तक कोई सैंक्शन नहीं लगी है। इसके अलावा आजकल के वर्ल्ड ऑर्डर में काफी फर्क आ गया है। चाइना एक मेजर इकोनॉमिक पावर है, रशिया भी अभी ये पहले वाला रशिया नहीं है, पहले वाला यूएसएसआर नहीं है कि आप उसको इकोनॉमिकली थ्रॉटल कर देंगे और जैसे पहले शीत युद्ध खत्म हुआ था उसी तरीके से खत्म होता रहेगा। मैं ये समझता हूं कि ये एक बहुत डिफाइनिंग मोमेंट्स हैं हमारी वर्ल्ड पॉलिटी के लिए। हाँ। ये है ना डिफाइनिंग मोमेंट्स को अगर हम इससे लेसन ना लें, खास तौर पर इंडिया अगर इससे लेसन ना ले तो ये ठीक नहीं होगी। हमको ये याद रखना होगा कि जब तक हमारी अपनी इकोनॉमी स्ट्रांग नहीं है, जब तक आपके अपनी आर्म्ड फोर्सेस मॉडर्नाइज्ड और स्ट्रांग नहीं है, सिर्फ आत्मनिर्भर भारत से ही काम नहीं चलेगा। हमारे हथियार चाइना के हथियारों जितने ही अच्छे होने चाहिए, बिल्कुल, और हमारे हथियार पाकिस्तान के हथियारों से अच्छे होने चाहिए। हमारे जवान वर्ल्ड के बेस्ट जवान हैं, लेकिन वो काफी नहीं है। हमको अपने आप, अपनी मिलिट्री पावर, अपनी इकोनॉमिक पावर को बेस्ट बनाना पड़ेगा। अगर हम इस एपिसोड से अगर कुछ लेसन लेना चाहते हैं तो सबसे बड़ा लेसन यही है। और बेस्ट डिफेंस इक्विपमेंट्स हम बेच भी पाए
जितने ताकतवर मुल्क है वही डिफेंस इक्विपमेंट्स बेचने वाले। जल्दी से चलते हैं, गौरव सावंत हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मारियोपोल से जुड़ रहे हैं। गौरव, जल्दी से अपडेट देखिए, डिफाइनिंग मोमेंट इसे कह रहे हैं, उस डिफाइनिंग मोमेंट के आप गवाह बन रहे हैं ग्राउंड जीरो से रिपोर्टिंग करते हुए। गौरव सावंत, क्या कोई रास्ता निकल रहा है? रूसी राष्ट्रपति ने कहा है हथियार डालिए, हम बातचीत को तैयार है, और यूक्रेन के राष्ट्रपति भी कह रहे हैं कि बातचीत के लिए वो तैयार हो रहे हैं। क्या ये उनका सरेंडर मोमेंट है? एक तरह से है, क्योंकि आज सवेरे ही उन्होंने कह दिया कि उनके पास केवल 96 घंटे की शक्ति है। वो 96 घंटे तो रूस की सेना का सामना कर सकते हैं और उसके बाद आयरन कर्टन एक बार फिर आ जाएगा। तो ये एक तरह से वो यूरोप को ही नहीं पूरे विश्व को चेतावनी दे रहे हैं कि अगर विश्व ने आज नहीं रोका रूस को, प्रतिबंध अगर कड़े नहीं लगाए रूस पर, तो इसके बाद ये होगा कि यूक्रेन गिर जाएगा और रूस का वर्चस्व इस क्षेत्र में इतना बढ़ जाएगा कि यूक्रेन के बाद रूस और देशों पर भी अपनी निगाहें टेढ़ी करेगा, ऐसा उनका दावा है। लेकिन जमीनी स्थिति देखिए अंजना, तीन तरफ से जो वार हो रहा है। ओडेसा में आज रूस की सेना के टैंक खुलेआम घूम रहे हैं। चेर्नोबिल में रूस का कब्जा हो गया है। राजधानी किएव के बाहर रूस के टैंक आ गए हैं कि यूक्रेन की सेना को अब ब्रिजेस उड़ाने पड़ रहे हैं। नीपर नदी पर एक बहुत बड़ा ब्रिज यूक्रेन की सेना ने अपने आप उड़ा दिया ताकि रूस की सेना आगे उस ब्रिज से न बढ़ पाए। यह पूरी तरह से दिखाता है कि रूस की सेना का इस क्षेत्र पर वर्चस्व लगभग स्थापित हो गया है। और इसीलिए अब यूक्रेन के राष्ट्रपति, जिन्होंने आज सवेरे कहा कि इतने नेटो देश हैं, कौन खड़ा है हमारे साथ? यूरोप के देश है, अमेरिका, क्या आप हमारे साथ खड़े हैं या हम अकेले लड़ रहे हैं? और ये उनकी निराशा और हताशा को संभवतः दर्शाता है कि अब उनके पास विकल्प और कोई नहीं है। अब जब वो रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से कहते हैं कि आइए हम बात करते हैं और बातचीत के जरिए सोल्यूशन निकालते हैं, तो रूस की सेना तो अब डीमिलिटराइज करने की लगभग दहलीज पर पहुंच चुकी है और सत्ता परिवर्तन की दहलीज पर पहुंच चुकी है। 24 घंटे, 48 घंटे, 72 घंटे, कितने घंटे उन्हें और लगेंगे कि जो राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन चाहते हैं वो उससे पाले? अब क्या वो बातचीत करेंगे? वो कह रहे हैं आप हथियार डालिए, हम बात करेंगे। 6 बजे हम बुलेटिन कर रहे हैं। पुतिन को रोकना मुश्किल है, मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है क्या इस वक्त, गौरव सावंत? और जिस तरह से आप बता रहे हैं, अगर इतना डेस्परेशन है कि अपने ही ब्रिजेस को उड़ा रहे हैं यूक्रेन के सैनिक ताकि रूसी सेना आगे ना बढ़े और खुलेआम वो घूम रहे हैं, तो कम से कम अभी तक ये कहा जा सकता है कि एक अकेला यूक्रेन, जो आशंका थी वही हुआ। इतने बड़े सैन्य शक्ति के सामने चरमरा गया। इसमें दो राय नहीं, आपने बिल्कुल सही कहा। और अंजना, जब आपकी और मेरी पहले भी बात हो रही थी, लगातार यह हो रहा था, मिलिट्री बैलेंस को देखिए, कहां यूक्रेन और कहां रूस। क्या यूक्रेन जैसा देश रूस जैसी महाशक्ति के सामने टिक पाएगा? यूक्रेन की मंशा यही थी कि एक बार वो इस तरह से खड़े हो गए तो उनकी उम्मीद ये थी कि संभवतः अमेरिका उनके पक्ष में आएगा, यूरोप के देश आएंगे, बहुत टफ सैंक्शंस लगाएंगे। लेकिन वो टफ सैंक्शंस नहीं लगे और इसी के बाद उनकी हताशा साफ झलक भी रही है, पहली बात। दूसरी बात, अब वो क्या कह रहे हैं, किसी तरह इन पर प्रतिबंध लगाइए, किसी तरह इनको रोकिए। और भारत से जो उनके एमपीज जिनसे आज तक पर हमने बात की, वो क्या कह रहे हैं, हमको दवाइयां चाहिए, हमको एंटीबायोटिक्स चाहिए, हमको मदद चाहिए, हमको हर संभव मदद दीजिए, जिसमें इमोशनल मदद भी है, साइकोलॉजिकल मदद भी है और रूस पर दबाव डालने वाली मदद भी है।